हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पढ़ने वाले एनिमल हस्बेंड्री। इसमें एनिमल हस्बेंड्री के हम कुछ देखेंगे टर्मिनोलॉजी, पीवाईक्यू देखेंगे, एजीटीए के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और एमपीआरएयू से भी रिलेटेड क्वेश्चन को कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, जहाँ पे पशुओं की देखभाल की जाती है, रक्षा की जाती है, उनको रखा जाता है, वो पूरी प्रोसेस जो उसमें की जाती है वो एनिमल हस्बेंड्री होता है। हस्बेंड्री कहाँ से लिया गया है, हस्बैंड से लिया गया। हस्बैंड का काम क्या होता है फैमिली में, किसी भी वाइफ का जो हस्बैंड होता है उसका काम क्या होता है, अपनी वाइफ का देखभाल करना। तो वैसे हस्बेंड्री कहाँ से लिया गया है, हस्बैंड से, यानी कि जो पशुओं की देखभाल करता है, वो जो पूरी प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इसमें कोई भी पशु आ सकता है, काऊ, बुफैलो, शीप, ठीक है, ये सब सारी भेड़, बकरी, सुअर, ठीक है, पशुपालन में ये सब सारी चीजें आती है, भेड़, बकरी, जो कि सभी पशुपालन में आते हैं, छोटे हमारे पालतू पशु होते हैं सभी। ठीक है, तो एक हमारा मैराथन क्लास है, इसमें आज के हम बस देखेंगे आपका कुछ टर्मिनोलॉजी और पीवाईक्यूज, बस इतना ही आज के में देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा कल थोड़ा सा लॉन्ग क्लास चलेगा, लगभग 2 से 3 घंटे। फिर नेक्स्ट डे मंडे को भी 2 से 3 घंटे चलेगा। इन टोटल 8 घंटे 9 घंटे की क्लास होने वाली होगी आपकी। ठीक है, तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग के सपोर्ट से हम ये क्लास को और भी अच्छे से परफॉर्म्स कर पाए, आपके सामने चीजों को दे पाए, कंटेंट आपको हम पहुंचा सके अच्छे से। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि क्लास जो कर ले रहे हैं फिर इसके बाद नोट्स पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे। इसके जो नोट्स होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो बाकी नोट्स होंगे उसके वीडियो होंगे वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे। और बाकी और भी डीपली जानने के लिए आप हमारे चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको डीप एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट और भी न्यू वैकेंसीज के बारे में और क्लासेज के बारे में सारी चीजें वहाँ पे पता चलेगी। ठीक है, तो जो हमारा टोटल क्लासेज होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाली है। तो अभी हमारी जो ऑफलाइन की क्लासेज है, आई थिंक 1 मंथ बाद यानी सितंबर तक वो भी स्टार्ट हो जाएगी। जो स्टूडेंट ऑफलाइन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं हमारे। और जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जो हमारा ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपने ऑफलाइन क्लास के लिए 638992। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑफिस कांटेक्ट हो जाएगा। आप ऑफलाइन के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं क्लासेस के लिए, कोई डाउट्स होगा यहाँ से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो हमारा क्लास होगा एमपीआरएयू, यूपी एजीटीए, इन सभी चीजों के लिए हम एक प्रिपरेशन देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लेके आने वाले एमपीआरएयू के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जहां पे कि हम 2021 से लेकर 2023 तक के जो सभी पीवाईक्यू, लगभग टोटल 12 पीवाईक्यू हम आपको इसमें देंगे। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, आप उसको करके जाइएगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके वहां से रिपीट होने के चांसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन देखे जाते हैं अभी तक पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इधर उधर से ही करके आते हैं, और भी सारे क्वेश्चन को मैंने आपसे पहले से ही करा दिया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी। ठीक, क्या देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के कुछ जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उनके। ठीक है, पहला है सायर, डैम, पेडिग्री, हीफर और बुलॉक स्टेट। ठीक है, तो इन सब सायर मतलब क्या होता है, सर। सर क्या होता है, जो हमारा सर होता है वो क्या होता है, मेल पेरेंट होता है। ठीक है, सर से क्या समझते हैं, सर किसको बोलते हैं, मेल को बोलते हैं। किसी भी पशु का नर माता पिता यानी पेरेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सायर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सर यानी सायर। फिर नेक्स्ट हमारा डैम। डैम क्या होता है, इसे मैडम बोलते हैं। मैडम किसको बोलते हैं, फीमेल पेरेंट को। ठीक है, फीमेल को क्या बोलते हैं, मैडम। किसी पशु की माता पेरेंट क्या होती है, उसकी फीमेल पेरेंट क्या होती है, डैम होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पेडिग्री। पेडिग्री क्या होता है, यह कई पीढ़ियों तक पशु के पूर्वजों और उनके अनुवांशिक वंश, जेनेटिक जो लक्षण होते हैं उनको गाय भैंस या युवा माध्यम से अभी तक, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पेडिग्री। एक रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, इसको छोड़ दीजिए, ऑफ एन एनिमल एनेस्टर एंड जेनेटिक लाइन्स, जो कि जेनेटिक लाइन्स होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, ओवर सर्वल जनरेशन से बोलते हैं पेडिग्री। इसके बारे में और भी अच्छे से हम देखेंगे आगे। फिर हीफर क्या हो गया, ये यंग फीमेल। यंग फीमेल क्या होता है कि यंग फीमेल
कि गाय भैंस की युवा माता, इसने अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, वो बच्चे को जन्म नहीं दिए, बच्चा जन्म नहीं लिया है, पैदा नहीं हुआ है, बट लेकिन वह प्रजनन के लिए रेडी हो चुकी, उसकी आयु हो चुकी, उसकी एज हो चुकी हो प्रजनन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, हीफर बोलते हैं। वो क्या होती है, हीफर। समझ में आया हीफर क्या है, कि वह बच्चे को जन्म नहीं दिया है अभी तक, लेकिन क्या है, वह बच्चे को जन्म देने का उसका एज हो गया, उम्र हो गया है, आयु हो गई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हीफर बोलते हैं। हीफर किसको बोलते हैं, फीमेल को बोले, क्योंकि बच्चा तो फीमेल देगा, मेल तो देगा नहीं बच्चा, तो क्या होगा, फीमेल को ही हम हीफर बोलेंगे। हीफर क्या होती है, जो बच्चे देने के लिए एज हो चुकी, उसकी उम्र हो चुकी, आयु हो चुकी, उसे हीफर बोलते हैं। फिर बुलॉक क्या होता है, बधियाकण कृत होता है, कैस्टर्ड होता है। देखिए कैस्टर्ड क्या होता है, उनके बधियाकण बोलते हैं। इसे कैस्टर्ड कई तरह के होते हैं, जो स्क्रोटम होते हैं, स्क्रोटम के उसके जो वहां पे स्क्रोटम में जो होता है, उसको नसें होती है, उसको बंद कर देना, उसको कट कर देना अंदर से, उसे ही बोलते हैं हम बधियाकण बोलते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड बोलते हैं, ठीक है। जो उसके स्क्रोटम होते हैं वो कट कर दिए जाते हैं, उसके लिए बर्डिगो कैस्टर्ड का यूज किया जाता है, इलास्टिक का यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है उनके, ठीक है। और ऑपरेशन द्वारा किया जाता है, इसे इंटरनल कट बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से कैस्टर्ड किया जाता है, इसे बधिया कट बोलते हैं। ऐसे जो होते हैं यह प्रजनन के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, प्रजनन के लिए यूज नहीं होते, यह केवल मुख्य भार ढोने के लिए, काम के लिए, कृषि कार्यों के लिए ही इनका यूज होता है। यह प्रजनन के लिए योग्य नहीं होते, जिनका कैस्टर्ड कर दिया जाता है, जिनका बधियाकरण कर दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें ऑडियो वीडियो अच्छे से विजिबल है आप सभी को। ठीक है, इसको एक बार देखिए। चलिए ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो समझ लिया है कि कैस्टर्ड क्या होता है, उनके जो स्क्रोटम होते हैं उनको बर्डीजो कैस्टर्ड के द्वारा, इलास्टिक के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा उनको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, उसे ही बोलते हैं कैस्टर्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, चलिए नेक्स्ट क्या है, क्राइप्टोग्रिजम, इसे गुप्तांग विषाणु बोलते हैं। ये क्या होता है, ए डेवलपमेंट डिफेक्ट वेयर वन बोथ टेस्टिकल, ठीक है। जब टेस्टिकल जो होते हैं फेल टू डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमेन इनटू ए स्क्रोटम, जब स्क्रोटम में, ठीक है, जन्मजात के शारीरिक दोष जिसमें एक या दो वृषण पेट से अंडकोश की थैली स्क्रोटम में नहीं आ पाते, ठीक है, जो उसके स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, जो उनके टेस्टिकल्स होते हैं वो स्क्रोटम, पेट से स्क्रोटम में नहीं आ पाते, तो उसे क्या बोलते हैं हम, गुप्त विश्रांक बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिकल अलग हो गया, जो टेस्टिकल अलग होता है, स्क्रोटम अलग होता है। स्क्रोटम जो नीचे की तरफ होता है वो स्क्रोटम होता है, ठीक है। टेस्टिकल जो उसकी नसें होती हैं, जो स्पर्म का फॉर्मेशन में काम आता है, टेस्टिकल का काम होता है, ठीक है। तो इन्हीं टेस्टिकल को ही कट किया जाता है। फिर क्या है हमारा कैस्टर्ड, पशु के वृषणों को हटाने के, जो टेस्टिकल हटाया जाता है, ठीक है। हमारा क्या होता है इसमें, पशु में जो कैस्टर्ड मेथड में एक टेस्टिकल जो होता है, वृषण होता है, उसे हटाने में, उन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया जो होती है वो बर्डीजो कैस्टर्ड या रासायनिक माध्यम से की जाती है। इसे क्या बोलते हैं, कैस्टर्ड। कैस्टर्ड का आप लोग को हम दिखाएंगे यहाँ पे, ये दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैस्टर्ड क्या होता है, ठीक है।
तो देखिएगा इसका इमेज देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पशु है उसके कैस्टर में उसके जो उसका स्क्रोटम है, उसके स्क्रोटम से टेस्टिकल को ये बंडीजों के द्वारा क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, निष्क्रिय किया जा रहा है, इनएक्टिव किया जा रहा है। तो यह मेथड क्या होता है, कैस्टर्ड होता है। ठीक है, तो यह प्रोसीजर क्या बोलते हैं, इसी को कैस्टर्ड बोलते हैं। कैस्टर्ड करने के बाद पशु क्या होता है, प्रजनन के युक्त नहीं होता, वो प्रजनन के लिए यूज नहीं किया जाता, उपयोग नहीं कर सकते उसका। हम केवल कृषि कार्यों के लिए, बोझ ढोने के लिए, मतलब इन सब कार्यों, क्योंकि जब उसका स्पर्म नहीं बनेगा, वह जब प्रजनन के लिए यूज नहीं होगा तो उसके अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी होगी, वह बलशाली होगा, बल होगा उसके अंदर, पावरफुल होगा। तो इसके लिए उसको कैस्टर्ड कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से कामों में कर सके, उसके पास पावर हो उस काम को करने के लिए। ठीक है, जो किसान जो होते हैं हमारे, जो बैल यूज करते हैं, वो कैस्टर्ड किए गए होते हैं, उनके बधियाकरण किए गए होते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, समझ में आया कैस्टर्ड क्या हुआ। अब डी हॉर्निंग क्या होते हैं, डी हॉर्निंग, हॉर्न का मतलब क्या होता है, सींग। डी हॉर्निंग मतलब नहीं हटाना, डी हॉर्निंग या डिसबडिंग बोला जाता है, सींग का रोधन। इसमें क्या होता है, छोटे बछड़े जो होते हैं, ठीक है, जो छोटे बछड़े होते हैं उनके सींग को हटाना, उनकी सींग की कलियों को पूरी तरह से नष्ट करना, जो कि अक्सर कास्टिक कास्टिक पोटास या फिर क्षण गर्म लोहे की के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो छोटे पशु होते हैं, बछिया हो गए, जनरली आजकल बछिया जो होती है हमारी, हीफर जो होती है, उनके किए जाते हैं। ठीक है, जो बछिया होती है उनके किए जाते हैं। तो बछिया का क्यों किया जाता है, क्योंकि उनको जब पशु के ग्रुप में रखेंगे, ठीक है, तो ग्रुप में रखेंगे तो वहां पे क्या होता है, जब गोल में रखेंगे तो वहां पे बहुत सारे पशु होते हैं। ठीक है, जो उनकी सींग जो होती है लंबी होती है, तो एक दूसरे से टकराते हैं, तो उनके चोट लगने से उनको प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे खर्च ज्यादा आती है इसके। ठीक है, ताकि उनको फिर ट्रीटमेंट करना, दवा कराना, तो अलग अलग तरीके से उनको रखने में, मैनेजमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको डी हॉर्निंग कर दिया जाता है और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं इस तरह से। तो ऐसा होता है, इसलिए उनको डिहॉर्निंग कर दिया जाता है। यह कास्टिक पोटास से या गर्म लोहे के द्वारा किया जाता है। कास्टिक पोटास से कैसे किया जाता है, जो उनकी सींग होती है, सींग पे कास्टिक पोटास को रगड़ रगड़ के वहां से उसकी जो ऊपरी लेयर होती है सींग की, उसको रिमूव कर दिया जाता है। गर्म लोहे से क्या होता है, लोहे चौड़े होते हैं, गर्म लोहे को फिर उनकी जो पपड़ी होती है, ऊपर वाली लेयर होता है सींग का, उसके ऊपर गर्म ही उसको रख दिया जाता है। इससे रखने से क्या होता है, उसकी जो लेयर होती है ऊपर वाली, वह इनएक्टिव हो जाती है, तो वहां से ग्रोथ उसका नहीं होता, तो उसका ग्रोथ वहां से क्या होता है, रुक जाता है। तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, डिसबर्डिंग और डी हॉर्निंग बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या आता है, हम कलिंग। कलिंग क्या होता है, झुंड से बीमार या अनुत्पादक कम प्रदर्शन करने वाले अनुपयोगी पशुओं को अलग करने करके बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, हम कलिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पशुओं का एक बहुत बड़ा झुंड है, यानी गाय भैंस का, जो कि बीमार हो या फिर दूध उत्पादन नहीं कर रहा हो, बेवजह का बड़ा हो, बहुत ज्यादा बीमार हो, जिससे कि उनके संक्रामक रोग फैल रहे हो, जैसे एफएमडी हो गया, एंथ्रॉक्स हो गया, अलग अलग जो वायरस से रोग फैल रहे हैं उनके, ये सब रोग हो गए, तो अगर पशुओं को तो उनके झुंड से अलग कर देना, यानी उनका कोई यूज नहीं हमारे वहां पे, तो उनको अलग कर देते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, कलिंग। ठीक है, फिर क्या होता है, ग्रूमिंग, पशुओं की सफाई या ब्रश करना। पशु के बॉडी पर अगर ब्रश करते हैं, जैसे उनमें जो होते हैं, उन्हें माइट्स हो गए अलग अलग तरीके से, अलग अलग। ठीक है, पशुओं के शरीर की गंदगी हटाने, त्वचा के रक्त परिसंचरण को बढ़ाने और त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ब्रश साफ करने की क्रिया क्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रूमिंग। बस याद रखिए, देखिए जानते सभी चीजें हैं सब लोग, बट इसको याद रखना जरूरी है कि प्रोसीजर क्या होता है। तो जैसे इसको ग्रूमिंग क्या होता है, पशुओं के ऊपर शरीर पे ब्रश करना, सहलाना, उनके ब्लड संचार के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए उनको एक तरीके से सब किया जाता है, और उनकी बॉडी भी साफ होती है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा रिंगिंग, नथुना बेधना, मतलब उनके नाक को बेध कर तैयार किया है, यानी साल को आसानी से वश में करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए
उसके नस्ल स्पेक्ट्रम को बीच से नाखून छल्ला रिंग करते हैं। यहाँ से जो होता है पशु में, यहाँ से रिंग कर दिया जाता है, उनके नाक को छल्ला करते हैं। जो सांड होते हैं प्रेग्नेंट के लिए जो पाले जाए, जो बहुत बड़े क्या हो उत्पाद टाइप के हों, बहुत बलशाली हो, उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और पशु जो ब्लॉक होते हैं उनको भी नथने किए जाते हैं, ताकि वो जब काम कर रहे हो तो उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अदरवाइज उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता बिना नथने लगाए, रिंगिंग किए बिना, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, नथना पहुंचाया जाता है उनको कंट्रोल करने के लिए। उनसे हम किसी भी अगर प्रेग्नेंट के लिए भी रख रहे हैं तो बहुत बलशाली है, उनको रखे हुए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी करना होता है। ब्लॉक जो हो गए, काम कर रहे हैं, कृषि कार्य, बैलगाड़ी अलग चला रहे हैं, तो उनको भी नथनी किया जाता है, नाक में छेद कर उनके पीछे से रस्सियां बांध के उसमें रस्सी बांधी जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिंगिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिंगिंग। फिर क्या हो गया, डिक्टिंग, जिसे चीचड़ हटाना बोलते हैं, ठीक है। चीचड़ जनित रोगों से, टिक बॉर्न डिजीज से बचाने के लिए पशुओं के शरीर से चीचड़, जू मतलब जो माइट्स वगैरह होते हैं, बाह्य परजीवी जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए भौतिक या रासायनिक रूप से हटाने की जो क्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं डिक्टिंग बोलते हैं। फिर ईयर नोचिंग क्या होती है, कान काटना। ये क्या होता है, पशुओं की स्थायी पहचान की एक विधि है, मुख्य रूप से सुअरों में अपनाई जाती है, जिससे कानों के छोटे भी आकार में इस शेप में क्या है उनके कट लगाए जाते हैं, ठीक है। यह पशुओं की पहचान के लिए लगाया जाता है, उनके कान में भी कट शेप का एक कट लगाया जाता है पशुओं को पहचानने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा आ गया, ब्रांडिंग। उनको दागा, पशुओं को दागा जाता है, उनके जो पीछे वाले थाई होते हैं, थाई के ऊपर उनके मुहर टाइप लगाया जाता है। पशुधन की त्वचा पर गर्म लोहे या रसायनों की शीट डालना, फ्रेज ब्रांडिंग द्वारा पहचान या स्वामित्व दर्शाने के लिए स्थायी निशान बनाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग। तो आइए इसको हम एक एक करके देख लिए। और ये देखिए टर्मिनोलॉजी, इसको आपको केवल पढ़ना है और पढ़ने से समझ में भी आएगा। आई थिंक नहीं समझ में आएगा तो एक बार डिस्कस कीजिएगा सारी चीजों को, फिर बताया जाएगा लॉन्ग क्लास में, ठीक है। आइए दिखा देते हैं। अभी क्या देख रहे हैं, ब्रांडिंग नोचिंग। ये देखिए हमारा तो मेन होता है, इसका तो बहुत कम, लेकिन फिर भी पूछता है आपसे कि पशुओं के जू या फिर बाहरी पैरासाइट या आपको रिमूव करने के जो बोलता है उसे डिक्टिंग बोलते हैं। रिंगिंग, नाक में उनके छेद किया जाता है जो, ठीक है, रिंग टाइप पहना जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हम देखते हैं। पहले ब्रांडिंग और ईयर नोचिंग। देखिए इस तरह से पशुओं में क्या किया जाता है, ब्रांड बनाए जाते हैं, उनके निशान दिए जाते हैं, मुहर दिए जाते हैं, इसे ही बोलते हैं ब्रांडिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग। इसमें अपने पशु को स्वामित्व दिखाने के लिए या फिर उनको पहचान देने के लिए पशुओं को किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, ईयर नोचिंग, ठीक है। ईयर नोचिंग देख लीजिए एनिमल में क्या होता है। देखिए इस तरह से इनको कट लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए इनके कान में लगाया गया है, इनके कान में देखिए जो पिग है, ये पिग साहब के कान में भी लगाया गया है, ठीक है, पियाजी साहब के कान में भी। तो इस तरह से लगाया गया है यहाँ पे जो कट लगाया गया है, ठीक। तो चीजें यह समझ आएगी, ब्रांडिंग क्या हुआ, नोचिंग क्या हुआ। अब आ गया पुबर्टी। पुबर्टी क्या है, puberty is the development stage at which the animal become capable for producing viable gametes and the reproducing for the first time, ठीक है। वह विकास चरण जिस पर पशु पहली बार सक्रिय युग्मक उत्पन्न करने के प्रजनन में समक्ष होता है, ठीक है। यानी कि वह प्रजनन करने के लिए जब रेडी हो जाती है पहली बार, उसमें गैमेट्स बनते हैं, वह किसी भी पशु मेल से वह फीमेल क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उसे क्या बोलते हैं, पुबर्टी पहली बार, ठीक है। फिर एस्ट्रस यानी हीट क्या होता है, गर्म होना, ठीक है। मादा पशु में मैथुन की इच्छा यानी स्वीकार्यता, जब वह मेल को स्वीकार करे, एक्सेप्ट करती है, उस दौरान उसमें विशिष्ट शारीरिक चेंजेस होते हैं, व्यवहारिक चेंजेस दिखाई देते हैं,
उसी को क्या बोलते हैं हीट। यानी कि जब पशु गाय या भैंस होती है हीटिंग में होती है यानी गर्म होती है, उस समय क्या करती है वो मेल को अपने तरफ एक्सेप्ट करती है, उसे स्वीकार करती है, अट्रैक्ट करती है और उसको अपने ऊपर चढ़ने देती है। तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, उस टाइम पे हीटिंग पीरियड होता है उनका। एस्ट्रस साइकिल क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल या गैर प्राइमेट मादा स्तनधारियों में, ठीक है, हार्मोन द्वारा नियंत्रित प्रजनन घटनाओं का शारीरिक चक्र होता है। यह एक तरह का क्या होता है, चक्र होता है, फिजियोलॉजिकल साइकिल होता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स नॉन प्राइमेट फीमेल एंड मैमलेस रेगुलेट बाय द हार्मोन स्पेनिस फ्रॉम वन एस्ट्रस टू द नेक्स्ट। ठीक है, मतलब एक से अगले मंथ तक एक हीटिंग से लेकर दूसरे हीटिंग को यह दर्शाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। फिर क्या है, जेस्टेशन पीरियड क्या है, गर्भावस्था काल। निषेचन, जिसे क्या बोलते हैं, निषेचन गर्भाधारण के समय से लेकर प्रवश देने तक, मतलब बच्चा देने, जब से वो प्रेग्नेंट हुई तब से लेकर बच्चे को जन्म देने के बीच के जो समय होता है उसे ही क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, जेस्टेशन पीरियड। प्रेग्नेंट होने से लेकर बच्चे पैदा करने तक के बीच का जो टाइम होता है उसे ही क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। यह 300 दिन से होता है, किसमें, बुफैलो में, और कैटल में 280 से 285 दिन, गोट शेप में यानी भेड़ और बकरी में 148 से 150 दिन का होता है। ठीक है, फिर ड्राई पीरियड क्या होता है, दुग्ध स्राव यानी बंद होने और अगले प्रवस के बीच की अवधि, जब से वह दूध बंद किए। ठीक है, जब कोई भी काऊ या फिर कोई भी एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, मिल्क प्रोड्यूसिंग करना जब से बंद करती है, फिर अगले प्रवस के बाद अगले बार बच्चे देने के बीच का जो उसका टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, ड्राई पीरियड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई पीरियड। यहाँ पे दिया गया है, दूध बंद होने और अगले प्रवस के बीच वह अवधि जो थानों में स्तन ग्रंथियों से विश्राम के लिए आवश्यक है उसे ही क्या बोलते हैं हम, ड्राई पीरियड बोलते हैं। जब वह दूध देना बंद कर दी उस टाइम पे वह प्रेग्नेंट होगी, जब तक तो अगली बार बच्चा नहीं दे लेगी उसके बीच में जो उसका पीरियड चलेगा उसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई पीरियड बोला जाता है। उसी पीरियड को क्या बोला जाता है, ड्राई पीरियड बोला जाता है। राइट, चीज समझ में आई? तो अब समझ में आएगा पुबर्टी क्या है, एस्ट्रस क्या है, ठीक है, हीटिंग क्या है, एस्ट्रस साइकिल क्या है, जेस्टेशन पीरियड और ड्राई पीरियड। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर्विस पीरियड क्या होता है, सर्विस पीरियड क्या है, पशु में बच्चा देने की तिथि से लेकर जब वो बच्चा दी है, ठीक है, सर्विस पीरियड क्या होता है, जब बच्चा देने की तिथि जिस दिन दी है अगले बार जब वो गर्भधारण यानी प्रेग्नेंट होती है तब तक के बीच का जो समय होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम, सर्विस पीरियड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, सर्विस पीरियड बोला जाता है। ठीक, बच्चे देने के बाद जब तक अगली बार वह क्या न कर ले, गर्भधारण न कर ले, गर्भधारण करती है, उन दोनों के बीच का जो समय होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम, सर्विस पीरियड बोला जाता है। ठीक है, द इंटरवल बिटवीन द डेट ऑफ पास्चराइज्ड कॉलमिंग बच्चा देने के बाद एंड द नेक्स्ट सक्सेसफुल कंसेप्शन या प्रेगनेंसी, उनके बीच के जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सर्विस पीरियड। यह कितने दिन का होता है, 60 से 90 दिन का एटलीस्ट होता है। ठीक है, फिर क्या हो गया, कॉलमिंग इंटरवल यानी प्रवस अंतराल या ब्यात अंतराल, किसी पशु को दो क्रमिक ब्यातों के बीच की जो कुल समय अवधि होती है यानी दो बार वह बच्चे देने की जो डिस्टेंस होता है बीच का उसे ही क्या बोलते हैं हम, कॉलमिंग इंटरवल बोलते हैं। यह जो होता है 12 से 14 महीने तक का होता है। ठीक है, और फिर हेटेरोसिस हाइब्रिड वाइगर क्या होते हैं, यह जो वह जैविक घटना जिसमें संकर्षण यानी हाइब्रिड प्रोजनी जो होते हैं अपने माता पिता दोनों के एवरेज गुणों से अधिक प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, हेटेरोसिस या हाइब्रिड वाइगर बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी प्रोजनी जब वो अपने माता पिता दोनों से, ठीक है, दोनों में जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर से जो एवरेज उससे अधिक प्रदर्शन देते हैं, ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस। सपोज दैट कि कोई भी काऊ है, ठीक है, कोई भी काऊ है, उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है पर डे का वो 15 लीटर, कितना है, 15 लीटर है पर डे का। जब उसके प्रोजेनी आई, उसकी जो बच्चे आई, तो वह जब की तो वह पर डे का क्या करना शुरू कर दी, 20 लीटर पर डे देना शुरू कर दी। यह क्या हो गया, हाइब्रिड वाइगर हो गया। यह क्या हो गया, हाइब्रिड वाइगर, यानी कि जो प्रोजेनी हो अपने पेरेंट से औसत गुणों से भी अधिक प्रदर्शन करे, परफॉर्मेंस दिखाए, उसे ही क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस या हाइब्रिड वाइगर। फिर क्या है, टपिंग। टपिंग क्या, मुख्य रूप से भेड़ों में होने वाली जो होती है संभोग यानी उनकी जो हीटिंग
के टाइम पे होता है, मैथुन या संभोग बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैपिंग। ठीक है, फिर लैमिंग, लैमिंग क्या होता है, यह क्या होता है, भेड़ में होता है। यह क्या होता है, मेटिंग या शीप में होता है, एक्टिंग द बर्थ। ठीक है, भेड़ द्वारा मेमने को जन्म देने की जो प्रवस क्रिया होती है उसे को क्या बोलते हैं, हम लैम्बिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैम्बिंग। टपिंग क्या होता है, जब उसमें आपस में उनका जो मेटिंग कराया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, टैपिंग किया। जब भेड़ का, उनके मेल और फीमेल का जब मेटिंग कराया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टपिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टपिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब किडिंग, किडिंग क्या है, किड किससे, यानी बच्चे से। बच्चा किसका छोटा होता है, बकरी का। बकरी द्वारा मेमने या बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया क्या होती है, किडिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, किडिंग। फिर क्या आ गया नेक्स्ट, सोइंग, फैरोइंग आ गया, सॉरी क्या है, फैरोइंग। फैरोइंग क्या होता है, ये देखते हैं। फैरोइंग में सुअर की जो सो होती है उसके द्वारा बच्चे को जन्म देने की जो प्रवस क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, फैरोइंग। किडिंग क्या होता है, बकरी में बच्चे देने की जो प्रक्रिया होती है, प्रवस की प्रक्रिया होती है, उसे किडिंग बोलते हैं। और जो हमारा सुअर में होता है, सो में होता है, उसे फैरोइंग बोलते हैं। फिर कैपोनाइजेशन क्या होता है, कैपोनाइजेशन जो मुर्गे होते हैं, नर चूजे होते हैं, उनके मांस को कोमल और स्वादिष्ट बनाने के लिए उनके अंडकोशों को निष्क्रिय करने के लिए बधियाकरण किया जाता है। ठीक है, बधियाकरण करने से क्या होता है, उनकी जो मांस होते हैं, ठीक है, जो वो क्या होते हैं, कोमल और स्वादिष्ट बनते हैं, इसे कैपोनाइजेशन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कैपोनाइजेशन। याद रखिएगा, कैपोनाइजेशन क्या होता है, जब नर चूजों को के मांस को कोमल और स्वादिष्ट बनाने के लिए उनका भी बधियाकरण कर दिया जाता है, उनको कैस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कैपोनाइजेशन। फिर मेंटेनेंस राशन क्या होता है, जीवन निर्वाह राशन बोलते हैं इसको। ठीक, पशुओं के शरीर के वजन को स्थिर रखने के लिए, ठीक है, उनको स्थिर रखने के लिए, निर्वाह मतलब ही क्या समझ रहे हैं, मेंटेन करने के लिए, बस उनको बॉडी मेंटेन, वेट मेंटेन, उनके मतलब जो परफॉर्मेंस उनको केवल मेंटेन करना है, उनको ग्रो नहीं करना है, केवल मेंटेन रखना है। उसके लिए जो उनको राशन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, मेंटेन राशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, मेंटेन राशन। ठीक है, तो पशुओं के शारीरिक वजन को स्थिर रखने, जीवित रहने और जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक दैनिक संतुलन आहार, जिसमें उत्पादन का चारा शामिल नहीं होता है। ठीक है, जो उत्पादन होता है बहुत ज्यादा, उसमें चारा नहीं शामिल होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, हमारा मेंटेन राशन। ठीक है, क्या बोला जाता है, मेंटेन राशन। यदि आप इसको देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रोडक्शन राशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन क्या है, जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिए जाने वाला वह संतुलित आहार, मतलब जो मेंटेन राशन है उसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है, जो पशु को दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन या कृषि कार्य के लिए ऊर्जा देता है, जिससे कि एनर्जी प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन राशन बोलते हैं। फ्लशिंग क्या होता है, भेड़ में संकरण यानी ब्रीड में 2 से 3 सप्ताह पूर्व उसकी डी उत्सर्जन दर बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए, जुड़वा बच्चे देने की संभावना बढ़ाने के लिए जो दिया जाता है पोषक तत्व, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, फ्लशिंग बोलते हैं। ठीक है, फ्लशिंग किसमें होता है, भेड़ में जो उनके 2 से 3 सप्ताह पूर्व उनकी जो डिवोत्सर्जन, जिसे क्या बोलते हैं, जुड़वा बच्चे देने की संभावना को बढ़ाने के लिए जो राशन दिया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं हम, फ्लशिंग बोलते हैं। स्टीमिंग अब क्या होता है, प्रवस से 6 से 8 सप्ताह पूर्व जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनके पशुओं की उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने और प्रसव के बाद अधिक दूध उत्पादन के लिए दिए जाने वाला अतिरिक्त संतुलन दाना जो होता है, राशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टीमिंग अप बोलते हैं। फिर टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट क्या, उसे टीडीएन बोलते हैं। किसी पशु आहार की कुल ऊर्जा, ठीक है, कोई भी पशु का जो आहार है उसके कुल ऊर्जा मूल्य का पैमाना, जिसकी गणना सुपाच्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, वसा का हम कैसे करते हैं, 2.5 इंटू करके करते हैं, योग के रूप में की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, टीडीएन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टीडीएन बोला जाता है, राइट। तो समझ में आया कि प्रोडक्शन राशन क्या है, मेंटेन राशन से जो एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है उनको कार्य करने के लिए, उनसे अलग अलग तरह के प्रोडक्शन लेने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन राशन। फ्लशिंग क्या होता है, जब जुड़वा बच्चे को पैदा करने के संभावना बढ़ाने के लिए
जो एक एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है पशु को, फ्लशिंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? फ्लशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या था? स्टीमिंग अप। जैसे बताया, स्टीमिंग अप में उनको, जो हमारी फीमेल पशु होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे दे, तो बच्चे देने के बाद जो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो 6 से 8 सप्ताह पहले से ही हम क्या करते हैं, 6 से देना शुरू कर देते हैं अतिरिक्त राशन, उसे ही क्या बोलते हैं हम? स्टीमिंग अप बोलते हैं। टीडीएन भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। टीडीएन। टीडीएन के बाद क्या है? मिल्क लेट डाउन, दूध का उतरना। प्रवेश के तुरंत बाद स्तन ग्रंथियों से, ठीक है, कहां से? जो इस थन होते हैं, इसे थन बोलते हैं, स्तन ग्रंथि बोलते हैं। जो गाढ़ा पीला दूध होता है, इसे एंटीबॉडी यानी इम्यूनो खनिज और प्रोटीन से भरपूर होता है, नवजात बछड़े को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। इसी को क्या बोलते हैं? मिल्क लेट डाउन। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क लेट डाउन। नेक्स्ट आता है मिल्क लेट डाउन। तो इसे हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, ठीक है। फिर कहता है मिल्क होल्ड, दूध का चढ़ना। इसमें क्या होता है? भय, दर्द या अशांति के कारण पशु द्वारा दूध न देने या फिर ऊपर चढ़ाने की क्रिया जो होती है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होती से एड्रीनेलिन हार्मोन के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन के कारण होता है। जब पशु भय, डर जाए या फिर कोई उसके प्रॉब्लम से हो, तो उसमें वो दूध नहीं देता, दूध को चढ़ा लेता है। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम? मिल्क होल्डअप बोलते हैं। फिर स्ट्रिपिंग क्या होती है? चुटकी विधि या दुहने की एक विधि है, ठीक है। काऊ को, मिल्क को, दूध को दुहने की यह एक प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें थन को अंगूठे और तर्जनी के बीच, अंगूठा और एक तर्जनी, ठीक है, अंगूठा और तर्जनी के बीच नीचे की ओर खींचा जाता है। इसका उपयोग दुहने के अंत में वसा से भरपूर आखिरी बूंदों के निकलने के लिए होता है, ठीक है। तो यह एक मेथड है गाय भैंस को दूध निकालने के लिए, ठीक, जिसे बोलते हैं स्ट्रिपिंग। नेक्स्ट क्या आ गया? अंगूठा दबाकर दुहना, जिसे बोलते हैं नकेलिंग। दुहने की एक गलत विधि है, ठीक है, दोषपूर्ण है, गलत विधि है यह। जो अंगूठा दबाकर दुहना है गलत विधि है। इसमें क्या दुहने की एक गलत दोषपूर्ण विधि है, जिसमें अंगूठे को थन के बीच में मोड़कर इस तरह से, ठीक है, क्या इस तरह से क्या कि इसको बनाकर निकाला जाता है। तो इसे थन के अतिरिक्त ऊतक क्षति, जो उसके टिश्यू होते हैं, वह भी डैमेज होने के डर होते हैं इसमें, और थनैला रोग, मेस्टाइटिस जैसे खतरा होता है इनका, ठीक है। फिर क्या होता है? बैककॉक टेस्ट। बैककॉक टेस्ट क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से दूध में वसा का प्रतिशत यानी फैट मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक मानक प्रयोगशाला विधि होती है, ठीक है। यह क्या है? प्रयोगशाला विधि, जिसे क्या बोलते हैं? बैककॉक टेस्ट। इसमें क्या होता है? दूध में फैट प्रतिशत मेजर करने के लिए इसका यूज होता है प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्या हो गया? एसएनएफ, जिसे सॉलिड नॉट फैट बोलते हैं, ठीक है। तो वसा रहित ठोस पदार्थ, दूध का वह सूक्ष्म पदार्थ भाग जिसमें वसा शामिल नहीं होता है, ठीक है। दूध का वह ठोस पदार्थ जहाँ पे वसा शामिल नहीं होता, मुख्य रूप से प्रोटीन, कैसिन, लैक्टोज और खनिज से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? एसएनएफ। फिर रूमिनेशन क्या होता है? जुगाली करना, ठीक है। रूमिनेशन पशुओं में आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को रूमेन में वापस मुंह में लाकर दोबारा चबाने और लार मिलाने की शारीरिक प्रक्रिया, तो इसे क्या बोलते हैं? रूमिनेंट बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो रही होंगी अभी तक आपको। क्या बोलते हैं? अफरा रोग या गैस भरना। इसमें क्या होता है? पशुओं का एक गंभीर पाचन विकार, जिसमें रूमेन के भीतर किण्वन गैस अत्यधिक जमा हो जाते हैं, यानी पेट में क्या होते हैं? उसमें उसमें हमारे क्या होते हैं? जो फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन होता है वहां पे, रूमेन, लीडिंग, एब्डोमिनल, डाइजेस्टिव, सब सारी चीजें प्रॉब्लम वहां पे होती हैं।
फिर जूनोसिस जो होता है, ये चीजें देखिए बहुत ही इजी है, आप एक बार इसको पढ़िएगा, आई थिंक कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें दी गई हैं, तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम आगे चलते हैं इस तरह से अपने पीवाईक्यूज पे, ठीक है। यह जो है 2025 का जो एग्जाम हुआ था यूपी एजीटीए का, उसके पीवाईक्यू से टोटल 5 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से आए थे। और इनका लेवल देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का यह क्वेश्चन रहा है अभी तक, ठीक है। यह इजी क्वेश्चन नहीं है, अगर आप जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उनके लिए हालांकि कोई बात नहीं, बट जो पढ़ लिए हैं इसको फिर भी उनके लिए देखा जाए तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन सी तेल की खली और खाद्यान्न नॉन एडिबल है और पशु को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पशु के लिए खिलाया नहीं जाता, तो अरंडी, ठीक है, नीम का, मूंगफली का या महुआ का। नीम का तो नहीं खिला सकते क्योंकि यह क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। और मूंगफली, महुआ और अरंडी का, चलिए आइए देखते हैं इसका जो पहला क्या होगा, पहला खिला, क्या कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए तो इसमें क्या होगा, नीम की खली नहीं दे सकते, महुआ की खली भी थोड़ी कड़वाहट, इसमें भी कड़वाहट होती है, और फिर अरंडी का खली भी। जो हम पशु को दे सकते हैं वो मूंगफली की खली केवल इसमें दे सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, मूंगफली का, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि बी राइट आंसर होगा आपका। क्या होगा, बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, हालांकि आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो और भी अच्छे समझ जाएंगे, और ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है ये, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें हमारा जो मूंगफली की खली अत्यधिक खाद्य प्रोटीन से भरपूर होती है और दुधारू पशुओं के आहार में मुख्य प्रोटीन स्रोत के रूप में दिया जाता है मूंगफली की प्रोटीन खली। फिर क्या, अरंडी या विसैला रिसिन होता है, नीम में कड़वाहट होती है, एजाइडी रेस्टिन होता है, और महुआ की खली में विसैला सोपोनिन होता है, जिसमें पशुओं के लिए पूरी तरह से अखाद्य है। यह क्या है, सही आंसर है, ठीक। उसके बाद जो संयोजन मिला गया है, मूंगफली की खली शामिल है जो पूरी तरह से गैर विषाक्त है और पशुओं के लिए उत्कृष्ट सादा दाना है। फिर इस विकल्प में मूंगफली खली शामिल है, जबकि अत्यधिक विषैला अरंडी की खली को छोड़ दिया गया, और पशु स्वास्थ्य के लिए, मतलब जो टोटल ओवरऑल आप चीजें समझ में आ गई होंगी यहाँ से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी, ठीक है, ढांचा विकास निधि योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिल गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसे क्या बोलते हैं, DIDF, डेयरी प्रोसेसिंग, ठीक है, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो यह किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो किसके द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है, DDB के द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाता है, एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है, NCDC, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC। तो इसके द्वारा इसका क्या किया जाता है, जिम्मेदार होता है, इसके अंडर में किया जाता है चीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर यहाँ पे आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़िएगा। ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए है ताकि आप इसको पढ़ते हैं, इसके अलावा क्या होता है 2 से 4 क्वेश्चन और भी आपके बनने के चांसेस यहाँ पे होते हैं, तो आप अच्छे से और भी कर पाएंगे, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर पूछ रहा है कि लेप्टोस्पाइरोसिस, ठीक है, लेप्टोस्पाइरोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेन विच। लेप्टो जो हमारा स्पाइरोसिस है वह किससे क्या यहाँ पे फैलता है, ठीक है। लेप्टोस्पाइरस क्या है, डिजीज है, तो वह किसके ट्रांसमिट के द्वारा, कंटेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होता है, किसके, कंटेक्ट के साथ।
तो किससे होता है? वायु से होता है, हीट से, सैलिया से, यूरिन से, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन यही मोस्टली होता है यूपी एजीटीए में, नन ऑफ दीज। और यूपी एजीटीए के लिए हम इस तरह से क्वेश्चन और भी लेकर आते हैं, स्पेशली यह एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है यूपी एजीटीए के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो यूरिन होगा, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? जो डी होगा इसका राइट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, आप पढ़िएगा। फिर फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है कि एज पर FSSAI डायरेक्शन which standard must be the complied with for commercial animal feed the intended for food producing livestock। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं? FCCI के निर्देशों के अनुसार खाद्य उत्पादक पशुओं के वाणिज्यिक पशु आहार हेतु किस मानक का अनुपालन किया जाना चाहिए? ISO इसकी मान्यता के अकॉर्डिंग। तो किसका किया जाना चाहिए यहाँ पे? राइट आंसर BSSI सर्टिफिकेट। क्या होगा? BIS सर्टिफिकेट, BIS के द्वारा किया था और 2052 में। तो इसको याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ नंबर लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, इसको एक बार पढ़िएगा, पूरा इस चीजें समझ में आएंगी, एक्सप्लेनेशन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैलेंस राशन फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित संतुलित राशन फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? क्या नाम था उसमें? पशु पोषण। क्या बोलते हैं इसको? डी आंसर इसका राइट, यानी पशु पोषण क्या होता है इसका राइट आंसर था वहां पे। ठीक, तो इन चीजों को याद रखिएगा अच्छे से। फिर हम कल लेके आने वाले इसके आगे, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद हम कल लेकर आने वाले पूरी एनिमल हस्बेंड्री की क्लास, जहां पे लगभग 2 से 2.5 घंटे की कल क्लास होगी। ठीक है, तो कल की क्लास और भी बेहतरीन होने वाला है। आपने टर्मिनोलॉजी देख लिया, कुछ यूपी एजीटीए के PYQ देख लिया हमने जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड था। ठीक है, और भी जो क्लासेज हैं हम एनिमल हस्बेंड्री की कल लेकर आ रहे हैं, तो कल जुड़ना ना भूले और अच्छे से क्लासेस को कीजिए। और भी किस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप चैट ग्रुप में, व्हाट्सएप चैट पे, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कीजिए। आपका प्रॉपर हेल्प किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। और हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज स्टार्ट होने वाली है, तो जल्द ही जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। और हम इस तरह से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।